यस क्लास। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 का सवाल नंबर 8। ठीक है, सवाल नंबर 8 हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये जो 8 से लेकर इस चैप्टर के 12 नंबर तक जो न्यूमेरिकल हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर से लेके 12 नंबर तक के जो क्वेश्चन हैं वो परीक्षा की दृष्टि से इस चैप्टर के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न मानिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो इसमें हम आज 8वां प्रश्न स्टार्ट करेंगे। थोड़े 2-3 दिन का बीच में गैप आ गया तो मे भी तुम्हारे दिमाग में इतने दिन तक एंट्रियाँ फीड रहेंगी। अभी दोबारा डिस्कस कर लेंगे ना, थोड़ा डीप में और डीप में देख लेंगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सवाल नंबर 8 हम स्टार्ट करते हैं आज। मैं रीडिंग लगा रहा हूँ, ये पेज नंबर है 224। आप अपनी बुक में 224 नंबर पेज निकाल लीजिएगा और उसमें आप सवाल पढ़िएगा। मैं भी सवाल पढ़ रहा हूँ, आप उसमें देखें भाई क्या लिखा है, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। हिंदुस्तान लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 50,000 समता अंश 2 रुपये प्रीमियम पर जनता को क्या किए, निर्गमित किए। 50,000 अंश एक 10 रुपये का है, 2 रुपया प्रीमियम पर, मतलब 10 + 2 12 रुपये में क्या किया जा रहा है, अंश जारी किया जा रहा है। जो राशियाँ इस प्रकार दे हैं, मतलब 12 रुपये कैसे लेने हैं ये बताया जा रहा है। बंटन व आवेदन व बंटन पर देखिए, इस सवाल में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी एक साथ ले ली इसने 5 रुपये प्रीमियम मिलाकर, प्रीमियम सहित। अभी तक आपने पीछे जितने भी न्यूमेरिकल किए उसमें सब में क्या था एप्लीकेशन मनी अलग आती है, अलॉटमेंट मनी अलग आती है, बट इस सवाल के अंदर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ ले लिया है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम जब एंट्री करेंगे तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ 2 नाम लिख देंगे, बस इतना ही फ़र्क पड़ेगा। तो कंपनी आवेदन व बंटन पर 5 रुपये ले रही है, जिसमें वो 2 रुपये का प्रीमियम क्या है, अंदर शामिल ही है। फिर कह रहा है प्रथम मांग पर कंपनी ने लिए हैं 3.5 रुपये और सेकंड कॉल पर भी कितने लिए हैं, 3.5। तो 3.5 कितने हो गए, 7, 7 और 5 12। तो कंपनी क्या ले रही है, 12 रुपये जनता से ले रही है। फिर ये कह रहा है 85,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र आए। देखिए आपने निर्गमित कितने किए, आप सवाल में देखेंगे निर्गमित किए हैं 50,000 अंश, ओके, और लिखा है आवेदन पत्र आए हैं 85,000। तो यदि निर्गमित किए गए अंशों से ज़्यादा मात्रा में आवेदन पत्र आते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात का मीन क्या है। यदि निर्गमित किए गए अंशों से ज़्यादा मात्रा में आवेदन पत्र आते हैं तो इसे अधिअभिदान बोलते हैं। मतलब अधिक, अभिदान मतलब एप्लीकेशन आ गई। तो निर्गमित किए गए अंशों से अधिक मात्रा में आवेदन पत्र आने को अधिअभिदान बोलते हैं। और अधिअभिदान की परिस्थिति में कंपनी जिस तरीके से बंटन करती है, अधिअभिदान की स्थिति में कंपनी जिस तरीके से बंटन करती है उसको बोलते हैं यथानुपात बंटन। ये परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि अधिअभिदान क्या होता है। निर्गमित किए गए अंशों से अधिक मात्रा में आवेदन आए तो उसे अधिअभिदान बोलते हैं। दूसरी बात, यथानुपात बंटन कब होता है, अधिअभिदान की दशा में होता है। यथानुपात क्या है, जब अंशों का अनुपातिक बंटन किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, यथानुपात बंटन बोलते हैं, और ये अधिअभिदान की परिस्थिति में ही होगा। 3 क्वेश्चन बन गए छोटे छोटे। आगे लिखा है 85,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र आए, 10,000 एप्लीकेंट्स को तो क्या कर दिया, मना ही कर दिया, मतलब 10,000 आवेदन क्या कर दिए गए हैं, रद्द कर दिए गए हैं, और उनकी आवेदन राशि भी क्या कर दी गई है, लौटा दी गई है। शेष को यथानुपात बंटन किया गया है। आवेदन व बंटन के साथ जो एक्सेस राशि आएगी वो फर्स्ट कॉल के साथ क्या करनी है, एडजस्ट करनी है। ठीक है, 150 अंशों पर प्रथम मांग का पैसा नहीं मिला, ठीक है, मतलब कॉल इन एरियर्स बकाया चल रहा है। और 400 अंशों पर फाइनल कॉल का पैसा प्राप्त नहीं हुआ है। क्या बोला है ये कि एक्सेस मनी जो आएगी एप्लीकेशन के साथ उसे आप फर्स्ट कॉल में काम मिलेंगे, और फिर फर्स्ट कॉल के अंदर 150 अंशों का पैसा भी नहीं आ रहा, और फिर सेकंड कॉल पर भी 400 अंशों का पैसा नहीं आ रहा है। और आप इस सारे मामले की जर्नल एंट्रियाँ दीजिए और कंपनी के चिट्ठे में भी क्या कीजिए, पूंजी को प्रदर्शित कीजिए। बैलेंस शीट में भी शो करना है और जर्नल एंट्रियाँ भी करनी है। चलिए सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनेगा जिसमें हम कंपनी का यथानुपात क्या है वो निकालेंगे। यथानुपात मतलब वो रेशो निकालेंगे जिस रेशो में कंपनी क्या कर रही है, अंश बंटित कर रही है। तो ये मैंने एक छोटा सा वर्किंग नोट बना रखा है यहाँ पे जिसमें वो रेशो काउंट किया गया है। एक तरफ है अप्लाइड आवेदन और एक है इशूड, मतलब कितने हमने जारी किए। तो अप्लाइड सवाल में दिया हुआ है 85,000, ठीक है, अभी 85,000 आवेदन पत्र आए, ओके। हमने कितने इशू किए, 50,000, ठीक है, वो भी लिख लिया। फिर हम जो आवेदन पत्र आए हैं उसमें से 10,000 ये कह रहे हैं रद्द कर दिए, मतलब रिजेक्ट, उनको कुछ नहीं देंगे।
तो 85,000 में से 10,000 एप्लीकेशन तो गई, रद्द होगी, तो हमारे पास बची कितनी एप्लीकेशन? 75,000। और शेयर कितने हैं देने के लिए? 50,000। इसका मतलब 75,000 आवेदन पत्र में 50,000 अंश क्या किए जा रहे हैं? बंटित किए जा रहे हैं। 75,000 आवेदन में 50,000 अंश बंटित किए जा रहे हैं, तो इसका रेशो कितना बनेगा? स्कोर काटें तो 50 से कम 25 की टेबल से कटेगा ये। 25 दुआ 50 और 25 तिया 75। 25 दुआ 50 और 25 तिया 75, मतलब 3:2। तो जिस आदमी ने 3 अंशों के लिए आवेदन किया है, इसका मतलब ये है कि जिस आदमी ने 3 अंशों के लिए आवेदन किया है उसे कंपनी कितने अंश दे रही है? 2 अंश दे रही है। इसे बोलते हैं यथानुपात। ये जो इस फाइनल पिक्चर आपके सामने आई है, ये यथानुपात है। मतलब कंपनी 3 के बदले में आपको क्या देगी? 2 अंश देगी। दिस इज़ नॉन एज अ यथानुपात और प्रोराटा। तो ये कब होगा? ये केवल अध्ययन की परिस्थिति में ही ऐसा होता है, नॉर्मली ऐसा कभी नहीं होगा। ओके, तो एक तो तुम्हें ये सीखना है कि ये कैसे अनुपात निकलता है, क्योंकि बिफोर लास्ट ईयर इस अनुपात पे ये क्वेश्चन आया हुआ था कि ये अनुपात कैसे निकालती है। जो यथानुपात है ये कैसे किया जाता है? ये अनुपात अप्लाइड और इशूड के अंदर आता है कि अप्लाइड में से टोटल अप्लाइड कितने हैं, कितने रिजेक्ट हो गए, बचे कितने, और टोटल हमारे पास शेयर कितने हैं, उन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना पड़ता है? अनुपात निकालना पड़ता है। ओके, अब आती है बारी जर्नल एंट्रीज़ की। जर्नल एंट्रीज ऑफ कंपनी इन बुक्स ऑफ कंपनी। पहली एंट्री आपको पता है, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा कंबाइंड है ना, तो कंबाइंड एंट्री बना दी, वरना हम अलग अलग करते हैं। एप्लीकेशन की अलग एंट्री बनती है, अलॉटमेंट की अलग बनती है। मगर इस बार ये एंट्री क्या कर रहा है? एक साथ ही पैसा ले रहा है, तो हमने भी एक खाता ही खोल दिया एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट के नाम से। कितने रुपये आएंगे? देखिए, जो पहली एंट्री है अध्ययन की दशा में, जो पहली एंट्री है वो हमेशा, मतलब बैंक वाली जो एंट्री होती है ना, बैंक अकाउंट DR टू एप्लीकेशन एंड टू अलॉटमेंट, या बैंक अकाउंट DR टू ओनली एप्लीकेशन, ये एंट्री हमेशा आवेदित अंशों से की जाती है। आवेदित अंश, इशूड नहीं, आवेदित। अध्ययन की दशा में हमेशा पहली एंट्री जो है वो आवेदित अंशों की होती है। अभी आवेदित कितने हुए? एप्लीकेशन कितने आए थे? एप्लीकेशन तो स्टार्टिंग में 85,000 ही आए थे, और रेट किताब में दे रखी है 5 रुपये। तो 5 का मतलब क्या है? अब 5 में भी राज है क्या, कि टोटल कंपनी आपसे लेती है 5 रुपया। ओके, जिसमें अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रीमियम सहित, और कंपनी का प्रीमियम कितने रुपए है वो सवाल में ऊपर ऊपर लिखा हुआ है, 2 रुपया प्रीमियम है। तो कंपनी टोटल 5 रुपये आपसे लेगी एप्लीकेशन के, जिसके अंदर 2 रुपया कंपनी का प्रीमियम है। तो 5 में 2 तो प्रीमियम के निकाल दो, बचे कितने रुपए? बचे रुपए 3, वो 3 कंपनी की पूंजी है और 2 रुपया क्या है? प्रीमियम है। टोटल 5 रुपये आपसे लेंगे, जिसमें 2 रुपया प्रीमियम का है, वो सवाल में दी गई सूचना के अनुसार। तो 5 में से 2 प्रीमियम का है, तो बचा हुआ 3 किसका माना जाएगा? बचा हुआ 3 कंपनी की पूंजी का माना जाएगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पे ये दिखाया भी हुआ है कि 3 + 2, 3 कैपिटल का है और 2 किसका माना जाएगा? प्रीमियम का माना जाएगा। ठीक है, 3 + 2, 3 कैपिटल एंड 2 प्रीमियम। अब 85,000 अंशों पर कितना रुपया आया है? 85,000 अंशों पर 5 रुपये आया है। 85,000 अंशों पर 5 रुपये की दर से पैसा आया, तो 85,000 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितने बन गए? 4,25,000 रुपये बन रहे हैं। 4,25,000 रुपये कंपनी के बैंक खाते में क्या हो गए? जमा हो गए। हो गया? ठीक है, आवेदन पत्र आ गए। बैंक अकाउंट DR टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 85,000 अंशों पर 5 रुपये की रेट से 4,25 आ गया। अगली एंट्री में हम क्या करते हैं? जो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा है उसे कैपिटल में और प्रीमियम में क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे। जो 3 रुपया कैपिटल वाला है वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, जो 2 रुपया प्रीमियम वाला है वो प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। उसकी भी एंट्री बनेगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने रुपए? अब ये एंट्री कितने अंशों से होगी ये समझने वाली बात है। अध्ययन की दशा में फर्स्ट एंट्री जो है ना, ये फर्स्ट एंट्री ये हमेशा अप्लाइड शेयर से होती है। कितने अप्लाइड हुए, कितनी एप्लीकेशन आई। बट आगे का पूरा सवाल, मतलब फर्स्ट एंट्री को छोड़ दो, बाकी सारी एंट्रियां जो है वो इशूड शेयर से होगी। इशूड से एक बार जो पैसा आना था 85,000 का आ गया, मगर अब हर एंट्री तुम्हें 50,000 की करनी है, क्योंकि कंपनी के पास देने के लिए तुम्हें 50,000 अंश ही हैं। 85,000 आगे बहुत बढ़िया बात है, मगर हम जो बंटन है वो कितने का करेंगे? 50,000 का ही करेंगे। तो पहली एंट्री 85 की होगी, बाकी सारा सवाल अब 50,000 शेयर पर चलेगा। तो अगली एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, कितना पैसा आएगा?
50,000 अंशों पर 5 रुपये की दर से तो वो मनी है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की, तो 50,000 इंटू 5 2.5 लाख तो ये हो गए, ठीक है। फिर 5 के अंदर जो है वो 3 तो किसका था, कैपिटल का था, 2 का किसका था, प्रीमियम का था। तो 2 कैपिटल में तो आएगा 50,000 इंटू 3, मतलब कितने रुपए, 1.5 लाख। और प्रीमियम में आएगा 50,000 इंटू 2 रुपये प्रीमियम वाले, कितना आ गया, 1 लाख रुपया आ गया। तो टोटल एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का 2.5 लाख रुपया है 50,000 अंशों पर 5 रुपये की दर से। और उस 5 रुपये में 3 रुपया कैपिटल का है और 2 रुपया प्रीमियम का है, तो 50,000 इंटू 3 1.5 लाख गया कैपिटल में, और 50,000 इंटू 2 1 लाख रुपया किस में गया, सिक्योरिटी प्रीमियम में गया। हो गया यहाँ तक मामला, पैसा आ गया, हमने ट्रांसफ़र भी कर दिया, ठीक है। अब उन लोगों की बारी आएगी जिनको हमने कोई भी अंश नहीं दिया है, उनकी मनी हमें क्या करनी है, रिफ़ंड करनी है। सवाल में दिया हुआ है ना, 10,000 एप्लीकेंट्स को तो हमने क्या कर दिया, कैंसिल ही कर दिया, और जिसको कैंसिल किया उसको शेयर नहीं दिया। तो जिसको शेयर नहीं दिया भाई उसकी एप्लीकेशन मनी लुटा दो। जब आपने सामने वाले को अंश ही नहीं दिया है तो आपको उसकी आवेदन राशि क्या करनी पड़ेगी, वापस करनी पड़ेगी कि ले भाई तेरे से रुपए वापस ले ले, क्योंकि हम तेरे को शेयर ही नहीं दे रहे। तब तुम्हें अगली एंट्री करनी है उन लोगों को आवेदन मनी लौटाने की जिसको आपने कोई भी शेयर नहीं दिया। तो जो एंट्री एप्लीकेशन मनी आने की है, बैंक अकाउंट DR टू एप्लीकेशन, उसका जस्ट उल्टा क्या बनेगी, एप्लीकेशन मनी जाने की एंट्री बनेगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू बैंक। पैसा आता है तो बैंक अकाउंट DR टू एप्लीकेशन, और वही पैसा वापस उठाएंगे तो एप्लीकेशन अकाउंट DR टू बैंक एंट्री बनेगी। 10,000 एप्लीकेंट्स को हमने लौटाए हैं कितने रुपए, 5 रुपये की रेट से। तो 10,000 अंशों पर 5 रुपये की रेट से 50,000 रुपया कंपनी ने क्या कर दिया, उन लोगों को वापस कर दिया जिनको कोई भी अंश नहीं दिया गया है। वो जैसे जैसे सूचना दी गई है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। एंट्रियाँ फिक्स हैं, बट वो एंट्रियाँ परिस्थिति के अनुसार बार बार एडजस्ट करनी पड़ेंगी तुम्हें। अब सारा काम हो गया, एप्लीकेशन का पैसा आ भी गया, कैपिटल अकाउंट में भी चला गया, जिनको लुटाना था लुटा भी दिया। अब बारी किसकी आती है, अब बारी आती है तुम्हारी फ़र्स्ट कॉल की, कि तुम्हें अब पैसा क्या करना है, फ़र्स्ट कॉल का मांगना है, ठीक है। बट फर्स्ट कॉल का पैसा मांगने से पहले हम एक चीज़ काउंट करेंगे। इसने एक लाइन लिखी है, आवेदन या बंटन के साथ जो एक्सेस मनी आएगी वो फ़र्स्ट कॉल के साथ एडजस्ट करनी है। तो अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि एप्लीकेशन के साथ कितना रुपया फालतू आ गया, जिसे मुझे फ़र्स्ट कॉल के साथ क्या करना है, एडजस्ट करना है। कितना फालतू है उसकी मैंने यहाँ पे काउंटिंग की है, उसे बोलते हैं एक्सेस मनी, आधिक्य राशि। आवेदन के साथ कितना आधिक्य आया, तो देखो आवेदन मनी आई कितनी थी, 425, ये पहली एंट्री 425 की है, ठीक है। फिर उस 425 में से 2.5 लाख रुपया हमने किस में डाल दिया, कैपिटल और प्रीमियम में डाल दिया, वो माइनस कर दो। अभी 425 आया, चलो 2.5 लाख रुपया कैपिटल और प्रीमियम में गया, ठीक है, वो भी गया। फिर 50,000 हमने जनता का लुटा भी दिया, चलो वो भी गया, वो भी माइनस कर दो। तो कुल 425 आए थे, जिसमें से 2.5 लाख तो कैपिटल और प्रीमियम में गए, 50 हमने लोगों को लुटा दिए। अभी भी इस 425 में से हमारे पास बचा पड़ा है कितना, 1,25,000 रुपया। 425 माइनस 2.5 माइनस 50, 1,25,000 रुपया अभी भी कंपनी के पास बचा हुआ है, जिसे कंपनी एक्सेस आधिक्य के नाम पर जो है अगले स्टेप मतलब फ़र्स्ट कॉल के साथ यूज़ करेगी। तो देखो अलॉटमेंट के बाद कोई भी एक्सेस बचता है तो वो डायरेक्ट उस कॉल में, फर्स्ट कॉल में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। पहले कंपनी को इस सारे पैसे को कॉल इन एडवांस अकाउंट में क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ये जो 1,25,000 आया है ना, ये तो ज़्यादा, इसे पहले आप कॉल इन एडवांस अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसको ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या है ये देखते हैं। देखो सारा का सारा ये 1.25 लाख रुपया जो ज़्यादा आया है ये इस खाते में है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में, क्योंकि सबसे पहली बार कौन सा खाता CR हुआ था, यही खाता CR हुआ था 425 से। तो तुम्हारा सारा का सारा 1.25 लाख रुपया इस एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में है। आप इसे यहाँ से निकालें और अपने एडवांस खाते में ट्रांसफ़र कर दें, जिसे बोलते हैं टू कॉल इन एडवांस। एक नई एंट्री बनेगी कि सारा 1.25 लाख जो ज़्यादा आया हुआ है वो हमने एप्लीकेशन खाते से निकाला और एडवांस खाते में क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। एंट्री बनती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू कॉल इन एडवांस। आप हमेशा ध्यान रखेंगे एक्सेस मनी, चाहे वो 2 रुपया है चाहे 2 लाख रुपया है, सारी एक्सेस मनी हमेशा एप्लीकेशन अकाउंट में होती है और वहीं से निकाल के उसे किसी भी दूसरे अकाउंट में क्या किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो हमें अब इस पैसे की 1.25 लाख की आवश्यकता नहीं थी, हमारे सारे काम तो हो गए अलॉटमेंट तक के। अभी 1.25 लाख को ये कह रहा है अगले स्टेप में काम में लेना है। तो अगले स्टेप पे काम में लेने से पहले मुझे इसे एडवांस खाते में क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, और फिर एडवांस खाते से निकाल कर हम फर्स्ट कॉल खाते में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। मतलब सीधा काम नहीं पकड़ा,
हाथ घुमा कर क्या पकड़ा, कान पकड़ा, डायरेक्ट भी ट्रांसफ़र कर सकता था ये तो, कि एप्लीकेशन अकाउंट या टू फर्स्ट कॉल। मगर वो बुक वाले का एक पैटर्न है, वो बोलता है कि नहीं, अलॉटमेंट के बाद पहले मनी जो एक्सेस आ जाती है वो एडवांस के नाम से कंसीडर की जाती है, फिर एडवांस के नाम से उसे अलग खाते में, मतलब नेक्स्ट लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। तो हमने जिसके इसके कहे अनुसार एंट्री बना दी कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट या टू कॉल एडवांस, ये 1.25 लाख रुपया हमने एडवांस खाते में डाल दिया। ओके, अब तुम्हें क्या करना है, फ़र्स्ट कॉल का पैसा मांगना है कि देखें सही फ़र्स्ट कॉल बनती कितनी है। तो फर्स्ट कॉल मांगने के लिए हमें फ़र्स्ट कॉल को ड्यू करना पड़ेगा। ड्यू की क्या करनी पड़ेगी, एंट्री करनी पड़ेगी कि फ़र्स्ट कॉल कितनी बनी थी। फर्स्ट कॉल की एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये एंट्री तुम्हें अब तक याद होगी होंगी, ये ड्यू करने वाली। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 अंशों पर किताब में दे रखी है रेट 3.5 रुपये। तो 50,000 अंशों पर 3.5 रुपये फर्स्ट कॉल के कितने बन गए, 1,75,000 तुम्हारी क्या बनती है, फर्स्ट कॉल बनती है। 1,75,000 रुपये की आपकी फ़र्स्ट कॉल बनी। ठीक है, आपको फ़र्स्ट कॉल का चाहिए 1,75,000 रुपया, जबकि ऊपर एडवांस खाते में कितने पड़े हैं, 1.25 लाख तो हमारे पास एडवांस में पड़े हैं पहले से ही। तो 1,75,000 हमें कुल चाहिए, जिसमें से 1.25 लाख तो एडवांस में पड़े हैं, पहले उनको काम में लो। मतलब वो 1.25 लाख रुपये तुम्हें पहले यूज़ में लेना है, बाद में जनता से पैसे मांगते रहना बैंक अकाउंट यार। तो हमें 1,75,000 चाहिए, 1.25 लाख एडवांस में पड़े हैं, तो एडवांस से निकालो और फर्स्ट कॉल के खाते में क्या कर दो, ट्रांसफ़र कर दो। एंट्री बना दी, कॉल इन एडवांस अकाउंट DR टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। मतलब जिस एडवांस में पहले पैसा डाला था वो CR हुआ था, आज वही एडवांस खाते से पैसा निकलेगा तो खाता DR होगा। और एंट्री बनेगी, कॉल इन एडवांस अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितने रुपए, 1,25,000 रुपये। ये वाले 1,25,000 आपने क्या ले लिए, काम में ले लिए। चलो ये भी हो गया, ठीक है। अब अगली एंट्री में तुम्हें बचा खुचा पैसा जनता से लेना है, क्योंकि 1,75,000 में से 1.25 लाख ही आए हैं तुम्हारे पास। तो 1,75,000 में से 1.25 लाख की तो एडवांस से आए हैं, अभी भी 50,000 पड़े हैं। 1,75,000 में से 1,25,000 माइनस करो, अभी भी तुम्हें जनता से कितने रुपए लेने हैं, 50,000 रुपये लेने हैं। तो उस 50,000 की तो एंट्री करनी पड़ेगी। एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके, अब हिसाब से देखो 50,000 रुपये बचते हैं। 1,75,000 बनता है, 1.25 लाख एडवांस से आ गया, बच्चे कितने, 50,000। तो 50,000 को डायरेक्ट हम लिखते नहीं भाई, यहाँ तो कुछ और ही अमाउंट लिखा पड़ा है, 49,850। मतलब कुछ गड़बड़ हो गई है। यस, गड़बड़ क्या है, एक आदमी ने 150 अंशों पर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। एक आदमी ने 150 अंशों पर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, तो उसका तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, पहले वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वो यहाँ बना हुआ है, ये रहा वर्किंग नोट, कि कैसे उस एक आदमी का बकाया पैसा हमने कैलकुलेट किया है। बैंक इस एंट्री में जो ये 49,850 आए, ये कहाँ से आए, उसके लिए वर्किंग नोट है, क्योंकि एक आदमी का पैसा अभी क्या चल रहा है, बकाया ही चल रहा है। चलिए देखिए वर्किंग नोट में कैसे बना है। सबसे पहले देखो कॉल ड्यू, कितना रुपया कॉल ड्यू किया था तुमने फर्स्ट कॉल का, 1,75,000, ठीक है, वो मैं लिख दिया। फिर मैंने लेस एडवांस किया कि एडवांस में से निकाल के लाए हैं हम लोग कितने रुपए, 1,25,000, वो मैंने घटा दिए। तो 1,75,000 में से 1,25,000 तो एडवांस वाले निकाल दो। अभी तुम्हें कितने चाहिए, 50,000 चाहिए। 50,000 में भी कहता है एरियर्स, एक आदमी क्या नहीं दे रहा, पैसे नहीं दे रहा 150 अंश के, वो 150 अंश का पैसा तुम्हें क्या करना है, माइनस करना है। उसके बाद जो बचेगा वो तुम्हारा बैंक में जमा होगा। अब ये एरियर कैसे आएगा ये देखते हैं। इसका एक फार्मूला है, इसका फार्मूला है कि बैलेंस ड्यू, बैलेंस ड्यू मतलब 1,75,000 में से 1,25,000 गए, बैलेंस ड्यू, बैलेंस ड्यू है 50,000 रुपये, ठीक है। मतलब तुम्हें 50,000 रुपया और चाहिए, और कितने अंशों पर चाहिए, जितने कंपनी ने इशू किए थे, इशू भी 50,000 शेयर किए थे। तो कंपनी को अब 50,000 रुपये 50,000 अंशों पर चाहिए। कंपनी को 1,75,000 में से 1,25,000 जाने के बाद 50,000 चाहिए ना फर्स्ट कॉल का। तो फर्स्ट कॉल के तुम्हें 50,000 चाहिए, कंपनी के पास शेयर भी 50,000 ही हैं टोटल जो सवाल में दिए हुए हैं। तो 50,000 रुपया 50,000 अंशों पर चाहिए, तो इसका मतलब एक अंश पर कितना चाहिए, 1 रुपये चाहिए। 50,000 में 50,000 का भाग लगाओ, 1 रुपया आता है। तो 50,000 रुपया 50,000 शेयर पर चाहिए, तो 1 रुपया पर शेयर चाहिए। और एक आदमी जिसके पास 150 अंश है वो ये पैसा नहीं दे रहा, तो 1 रुपये की रेट से 150 अंशों का बकाया कितना बनता है, 150 ही बनता है। 1 रुपये की रेट से 150 अंशों का बकाया कितना बनेगा, 150 रुपये बनेगा। तो मैंने यहाँ पे 50,000 में से 150 रुपये उस आदमी के बकाया माइनस कर दिए, तो 49,850 रुपये कंपनी के बैंक खाते में फ़र्स्ट कॉल के क्या हो गए हैं, जमा हो गए हैं। ये जो काउंटिंग है ये उसी परिस्थिति में करते हैं जब एडवांस एडजस्ट करने के बाद भी कोई आदमी पैसा नहीं दे रहा है। भी हमारे पास 1,75,000 की आवश्यकता थी, 1,75,000 में से ये बोलता है 1.25 लाख तो आपके एडवांस वाले खाते में पहले आए पड़े हैं,
तो वो काम में ले लो। तो जिन सवालों में ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि आपने ड्यू किया ज़्यादा, फिर कुछ पैसा एडवांस से आ रहा है, फिर एडवांस काटने के बाद भी कोई आदमी पैसा नहीं दे रहा है, तब ये नोट में बनाना पड़ेगा कि पहले लिखते हैं ड्यू अमाउंट, ड्यू में से जो एडवांस में पड़ा वो काट दो, फिर जो बचा हुआ अमाउंट होता है, जैसे यहाँ 50,000 बचे, 175 माइनस 125, बचे हुए पैसे में टोटल नंबर ऑफ़ इशूड शेयर का क्या लगाते हैं, डिवाइड लगाते हैं कि 50,000 रुपया चाहिए, टोटल शेयर इशूड है 50,000 ही, तो 50,000 में लगाया, 50,000 का भाग तो 1 रुपया पर शेयर आ गया। 1 रुपये पर शेयर की रेट से एक आदमी के पास 150 शेयर हैं, तो एक शेयर का 1 रुपया बकाया है, तो 150 का कितना बकाया हो गया, 150 रुपया। तो कुल 50,000 में से एक आदमी 150 रुपये नहीं देगा, तो बाकी लोग 49,850 रुपये आपको दे रहे हैं, उसकी आप क्या कर लीजिए, एंट्री कर लीजिए। यहाँ तक तो हो गया फर्स्ट कॉल का लफड़ा। अब आती है फाइनल कॉल। फाइनल कॉल भी वही है, 175 की 3.5 रुपये की वो है। तो एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए से, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल DR टू कैपिटल, वही 50,000 शेयर, वही कितने रुपए, 3.5 रुपये, तो 175 ये बन गया। अब तुम्हारे पास कोई एडवांस कुछ नहीं बचा भाई। अब जो भी जितना भी था पैसा वो सारे का सारा तुमने क्या ले लिया है, काम में ले लिया है। अब आपके पास एडवांस के नाम पर कोई भी धनराशि बची हुई नहीं है, तो अब हम जनता से पूरा 175 ही मांगेंगे भी, एडवांस नहीं है हमारे पास कुछ भी। अब एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट DR टू फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट DR टू फाइनल कॉल अकाउंट, इसकी एंट्री बनेगी, ये री एंट्री, बैंक अकाउंट DR टू फाइनल कॉल। अब बैंक अकाउंट DR टू फाइनल कॉल में कितना पैसा आएगा वो देखना पड़ेगा। देखिए उसके लिए नोट नीचे बना रखा है, 175 आपको चाहिए, ठीक है जी। किताब में दिया हुआ है 400 अंशों पर फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला टोटली, तो 400 अंशों का 3.5 रुपये की रेट से कितना बनता है, 1400 रुपया बनता है। 400 अंशों का 3.5 रुपये की रेट से कितना बनता है, 1400 रुपया बनता है। तो आप 175 में से 1400 माइनस कर दो और 1,73,600 रुपये कंपनी के बैंक खाते में क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। देखो इस बार बकाया निकालने के लिए मैंने ये लफड़ा नहीं किया, ये वाला क्यों नहीं किया, क्योंकि ये काउंटिंग तभी करते हैं जब हम किसी भी लेवल पर पहले एडवांस एडजस्ट करें, एडवांस के बाद कोई आदमी पैसा नहीं देता है, तब ये काम करते हैं। अब हमारे यहाँ फाइनल कॉल में एडवांस तो था ही नहीं, एडवांस नहीं है तो तुम सीधा ही बकाया माइनस कर दो, क्या 175 चाहिए और 400 अंशों पर 3.5 की रेट से 1400 मिलेंगे नहीं, तो 175 में से मैंने 1400 जो नहीं मिल रहे वो माइनस कर दिए, तो 1,73,600 रुपये कंपनी के बैंक खाते में क्या हो गए हैं, डिपॉजिट हो गए हैं। यहाँ तक आपकी सारी एंट्रीज क्या हो जाती है भाई, कंप्लीट हो जाती है। इस सवाल के अंदर ये लास्ट की जो ये एंट्री है ना, फाइनल फर्स्ट कॉल वाली, ये 3 एंट्री, यही थोड़ी समझने वाली थी कि फ़र्स्ट कॉल कितनी है, एडवांस कितना एडजस्ट किया, एडवांस काटने के बाद और बकाया निकालने के बाद कितना रुपया कंपनी के बैंक खाते में जमा हुआ है। चलिए अब बारी आएगी आपकी बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में तो इतना लफड़ा नहीं है, जो बच्चे जिनको बैलेंस शीट बाकी 11th क्लास में टफ़ लगती थी उसको यहाँ बैलेंस, जिनको पार्टनरशिप में बैलेंस शीट टफ़ लगती थी उन्हें यहाँ बैलेंस शीट बहुत ईजी लगेगी, क्योंकि यहाँ बैलेंस शीट के अंदर इतना ताम जाम नहीं करना पड़ता। चलिए अब देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का न्यू फॉर्मेट देखेंगे, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड अमाउंट कॉलम। पहले जो हेड आता है उसको लाइबिलिटी साइड का हेड है, उसे बोलते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में पहला शीर्षक जो है उसका नाम है शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर भी 2 टॉपिक है तुम्हारे, कैपिटल भी है और प्रीमियम भी है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपये। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम जो हेड है उसका नाम है रिजर्व एंड सरप्लस हेड। तो पहले शेयर कैपिटल हेड में शेयर कैपिटल कितनी आई वो देखते हैं। यहाँ शेयर कैपिटल लिखी हुई है 4,98,450 रुपये। अब ये 4,98,450 कहाँ से आई, ये नोट नंबर 1, तो ये मैंने नोट नंबर 1 नीचे बना रखा है, आप नोट नंबर 1 में आ जाओ। कंपनी ने इशू किए थे 50,000 अंश 10 रुपये की रेट से, कितने के हुए, 5 लाख के हुए। इसमें से जिसका जितना बकाया है वो माइनस कर दो, जो बचा हुआ पैसा है वो ऊपर कैपिटल में आ जाएगा। तो बकाया कितने हैं, 1400, तो अभी आपने फाइनल कॉल के बकाया निकाले थे, यस 1400 रुपये तो आपने फाइनल कॉल के बकाया निकाले थे, ठीक है। उसके अलावा 150 रुपये आपने उस आदमी के एक अलॉट में फर्स्ट कॉल के बकाया निकाले थे, ऊपर वर्किंग नोट बनाया है। तो 1400 तो एक फाइनल कॉल के बकाया, 150 रुपये फर्स्ट कॉल के बकाया, कुल बकाया कितने हो गए, 1550। तो 5 लाख में से 1550 बकाया हैं वो माइनस कर दो, तो 4,98,450 रुपये आपकी कैपिटल के नाम के दिखा दिए गए हैं। उसके बाद बारी आती है सिक्योरिटी प्रीमियम की। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में तो कोई बकाया लफड़ा है ही नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम तो एप्लीकेशन के साथ था, तो सब ने एप्लीकेशन का पैसा दिया है, इसका मतलब प्रीमियम का पैसा भी क्या दिया है, सब ने ही दिया है। तो कितना बनेगा, 50,000 अंशों पर 2 रुपये की रेट से सिक्योरिटी प्रीमियम है।
50,000 अंशों पर 2 रुपये की रेट से क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो 50,000 अंशों पर 2 रुपये की रेट से कितना बन गया, 1,00,000 रुपया तुम्हारा क्या बन गया, सिक्योरिटी प्रीमियम, जो नोट नंबर 2 के साथ मैंने ऊपर बैलेंस शीट में दिखाया है। तो कुल योग आता है 5,98,450। ओके, अब आती है एसेट साइड। एसेट साइड में कोई प्लांट, मशीन, बिल्डिंग, फिक्स एसेट्स कुछ नहीं है, तो सीधा हम लिखेंगे करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में आएगा कैश एंड कैश इक्विलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विलेंट्स में क्या आता है, कैश बैलेंस आता है, बैंक बैलेंस आता है, और मार्केट में बेची जाने वाली, तुरंत बिकने वाली प्रतिभूतियाँ आती है। ये सवाल बिफोर लास्ट आया हुआ है कि कैश एंड कैश इक्विलेंट्स क्या होता है। तो कैश एंड कैश इक्विलेंट में नगद और नगद के तुल्य जो आइटम्स हैं उन्हें क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो कैश आता है, बैंक आता है, और अतिशीघ्र बिकने योग्य प्रतिभूतियों को इसमें शामिल किया जाता है। तो कैश एंड कैश इक्विलेंट्स में वो सारे का सारा जो ऊपर योग था वो कैश के नाम से दिखा दिया गया है, 5,98,450 रुपये। ये आपकी बन गई है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में थोड़ा जोर आने वाला काम है कि लायबिलिटी साइड में पहले शेयर कैपिटल काउंट करनी पड़ेगी, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम। कैपिटल कैसे आएगी, 50,000 अंशों पर 10 रुपये की रेट से 5,00,000। फिर बकाया कितनी घटाई, 1,400 रुपये तो चल रहे हैं फाइनल कॉल के बकाया, 150 रुपये चल रहे हैं फर्स्ट कॉल के बकाया, ये ऊपर वर्किंग नोट में दिखा हुआ है। तो 1,550 रुपये काट के 4,98,450 रुपये कंपनी की पूंजी के आ गए, और 50,000 अंशों पर 2 रुपया प्रीमियम आ गया, 1,00,000 रुपया ये हुआ। तो कुल बन गया 5,98,450, और नीचे कैश एंड कैश इक्विलेंट्स में भी कितना दिखा दिया, 5,98,450 दिखा दिया। बैलेंस शीट आपकी दोनों तरफ से क्या कर रही है, टैली कर रही है। ये हो गया तुम्हारा सवाल नंबर 8। अब तुम सवाल नंबर 9 ट्राई करोगे भाई, क्योंकि 9 इससे मिलता जुलता सही सवाल है, उसमें इतना कोई लफड़े वाला काम नहीं है। ठीक है, आप 9 नंबर सवाल ट्राई करें। 9 नंबर सवाल अधिक विधान का नहीं है, न्यून विधान का है। मतलब उसमें अगले सवाल में 30,000 अंश जारी किए हैं, बट आवेदन पत्र कितने आ रहे हैं, 28,000 ही आ रहे हैं। तो अगर ऐसा सवाल आ जाए कि आवेदन शेयर हमने जारी किए ज़्यादा, आवेदन पत्र क्या आए कम, तो फिर वो सवाल जितने आवेदन पत्र आए हैं उससे ही किया जाएगा। फिर वहाँ पे निर्गमित किए गए अंशों का महत्व क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये थोड़ा ध्यान रखेगा। अधीय विधान में क्या होता है, पहली एंट्री, जैसे ये सवाल अधीय विधान का था, तो इसमें पहली एंट्री 85,000 अंशों की हुई, बाकी सारी एंट्रियाँ 50,000 अंशों की हुई। न्यून विधान वाले में उल्टा होता है, आज शेयर तो होते हैं ज़्यादा और एप्लीकेशन क्या आती है कम। तो उन सवालों में जितनी एप्लीकेशन आई है उससे ही सवाल होगा, फिर इशू किए गए अंशों का महत्व वहाँ क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो अगला पूरा सवाल 28,000 अंशों के लिए सॉल्व होगा, क्योंकि वहाँ पे शेयर ज़्यादा थे और आवेदन पत्र क्या आए थे, कम। तो पूरा सवाल आपको 30,000 शेयर नहीं 28,000 शेयर के लिए सॉल्व करना है। मतलब एक से लेके एंड तक जितनी भी एंट्री होगी अगले सवाल की वो 28,000 अंशों से ही की जाएंगी, क्योंकि वो न्यून विधान है, अधीय विधान नहीं है। अधीय विधान का मतलब आवेदन ज़्यादा और एप्लीकेशन न्यून। अधीय विधान का मतलब होता है इशू तो किए हैं कम और एप्लीकेशन क्या आई है ज़्यादा। न्यून विधान में उल्टा होता है, इशू तो किए हैं ज़्यादा और आवेदन क्या आते हैं कम, तो जितने आवेदन आए हैं उससे ही तुम्हें पूरा सवाल क्या करना है, फाइनल एंड स्टार्टिंग टू एंड पूरा सवाल 28,000 शेयर से ही सॉल्व करना है। और ये आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे भाई। न्यूमेरिकल नंबर ये चैप्टर का है 9, पेज नंबर है 224 पे ये 9वां सवाल है, ये आप सॉल्व करेंगे क्लास। ओके।